ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक बात, आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वाह! यू वानेर को जियांगचे ने 2 दिनों में 2 बार किस कर लिया था और वह पूरी तरह टूट चुकी थी। मान लिया कि उसके पास बहुत सारी छोटी-मोटी चालें थीं, लेकिन आखिरकार वह एक जवान लड़की ही तो थी। हालांकि यह उसका पहला किस नहीं था। उसका पहला किस कुछ समय पहले ये मेंग्याओ ने लिया था। लेकिन जियांगचे का वह गहरा किस और ये मेंग्याओ का हल्का सा पेक, दोनों का एहसास बिल्कुल अलग था। बेचारी लड़की रोते हुए वहां से भाग गई। जियांगचे ने अपने होंठ साफ किए। विलेन बनने का रोल अब उसे सच में पसंद आने लगा था। जहां तक युवन एयर और ये मेंग्याओ के रिश्ते की बात है, इन दोनों नकली बेस्ट फ्रेंड्स को तो ठीक से सबक सिखाना पड़ेगा। युवन एयर को ये मेंग्याओ के साथ खुलकर पैसे उड़ाने की आदत है। क्या होगा अगर उसे अचानक मोर्टल वर्ल्ड यानी आम लोगों की गरीबी वाली दुनिया में फेंक दिया जाए। आखिरकार सादगी से ऐशो आराम में जाना आसान है, लेकिन ऐशो आराम से वापस सादगी में आना बहुत मुश्किल। दो स्कूल से घर जाते वक्त ब्रदर जियांग, यंग मास्टर जियांग, वांग जेंग और ल्यूटिया चापलूसी भरे चेहरे के साथ जियांगचे के पास दौड़ते हुए आए। जियांगचे रुका और दोनों पर एक नजर डाली। लंबा और पतला आदमी ल्यूटिया था और छोटा मोटा वांग जेंग। शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे के चमचे भी स्वाभाविक रूप से अमीर घरों के ही बच्चे होंगे। वांग जेंग की फैमिली कैटरिंग इंडस्ट्री में है और उनके पास 1 बिलियन युआन से ज्यादा की संपत्ति है, इसलिए वह काफी मोटा है। ल्यूटी के पिता कपड़ों के बिजनेस में हैं और उनकी फैमिली के पास कई बिलियन की संपत्ति है। ये दोनों असल में प्रोटैगनिस्ट लिन यू को शुरुआती स्टेज में एक्सपीरियंस पॉइंट्स देने के लिए बने हैं। खैरियत की बात यह रही कि लिन यू से इतनी बुरी तरह पिटने के बाद भी वे उसके खिलाफ नहीं हुए। असल में अगर सही शब्दों में कहें तो इसे बेवकूफी कहते हैं। यंग मास्टर जियांग, आज लिन यू को सबक सिखाने में बड़ा मजा आया। अगर उसने मुझ पर अचानक हमला न किया होता तो वह अब तक जमीन पर पड़ा होता। आजा, मुझे धोखा देकर दिखा। आजा, हमला कर। जियांगचे चुप रहा। ऐसा लगता है कि प्रोटैगनिस्ट लिन यू का इंटेलिजेंस कम करने वाला आभा इन दोनों पर काम नहीं कर रहा, क्योंकि इनके आईक्यू में और गिरने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। आगे से लिन यू से मत लड़ना। अगर वह दिख जाए, बस उसे परेशान करना। वह स्कूल में अब किसी पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। जियांगचे की बातें उनके लिए किसी नए रास्ते जैसी थीं। समझ गया यंग मास्टर जियांग, मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब भी वह दिखेगा मैं उसकी मां को। अरे मोटू, तेरा दिमाग घास चढ़ने गया है क्या? ब्रदर जियांग ने हमें ऐसा कुछ करने को नहीं कहा। हमें उसे घिन दिलानी है, समझे? जैसे उसके पानी के गिलास में पेशाब कर देना। अबे साले, तुझे तो बहुत पता है। ओए बंदर! वांग झेंग और ल्यूटिये की हंसी धीरे धीरे सस्ती और गंदी होती गई। जियांगचे, "फ- अगर ये लोग काम के ना होते तो कब का इन्हें लात मारकर भगा दिया होता। अब निकलो यहां से। जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो, मुझे परेशान मत करना।" उसने थोड़ा रूखा व्यवहार दिखाया, लेकिन वे दोनों बस मुस्कुराकर रह गए। दोनों अलग अलग सामाजिक वर्गों से आते हैं, भले ही दोनों अमीर बाप के बेटे हैं, लेकिन जो लोग रोम के दिल में पैदा हुए हैं और जो उसके किनारों पर, उनके बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। शाम को हांगजो में ये फैमिली के घर पर। याओ याओ, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? डिनर टेबल पर ये मेंग्याओ की मां लिन शुए ने नोटिस किया कि उनकी बेटी थोड़ी परेशान है। नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। ये मेंग्याओ अपने चॉपस्टिक्स से बाउल में रखे मीट के टुकड़ों को कुरेद रही थी। उसके भाव उसके चेहरे पर साफ दिख रहे थे। लिन शुए ने हल्की आह भरी। मैंने सुना है तुम्हारी और श्याओ छे की लड़ाई हुई है, क्या यह सही है? जियांगचे का नाम सुनते ही ये मेंग्याओ को बिना वजह गुस्सा आने लगा। यह आदमी पहले मेरे पीछे पड़ा रहता था, अब क्यों नहीं पड़ता? उसकी बातें वानेर के साथ थोड़ी संदिग्ध लग रही हैं और उसने तो वानेर को अपना ट्यूटर बनने के लिए भी कह दिया। सोचकर ही मुझे अजीब लग रहा है। मां, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन लिन शुए अपनी बेटी को कितनी अच्छी तरह जानती है। हम्म, तुम्हारे जज्बात तो तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखे हैं। लिन शुए ने उसके बाल हटाए और उसका छोटा सा हाथ थाम लिया। याओ याओ, भले ही मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और श्याओचे के बीच क्या हुआ है, लेकिन मैंने उसे बचपन से बड़ा होते देखा है। उसका स्वभाव और रूप दोनों अच्छे हैं। मैंने यह भी सुना है कि तुम उसे ऐसे लटकाकर नहीं रख सकती। ये मेंग्याओ ने होंठ दबाए और शर्माकर कहा, मां, आप भूल गई, मुझे लड़कों से संपर्क रखना पसंद नहीं है। लिन शुए को थोड़ा सिरदर्द होने लगा। साथ में समय बिताने से आदत नहीं हो जाएगी, बस आदत की ही तो बात है। अभ्यास से सब ठीक हो जाएगा। ये मेंग्याओ ने सिर झुका लिया और चुप रही। मां शुरुआती रिश्तों के खिलाफ नहीं है। मुझे ही देख लो, मैं तो 17 की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। खांसी खांसी। पिता का चेहरा उतर गया। क्या? अब आप मुझे अपनी जंगली हरकतों के बारे में बात भी नहीं करने देंगे? कुछ नहीं, मेरा मतलब है, याओ याओ के लिए गलत उदाहरण मत बनाओ।
जल्दी डेटिंग ठीक है, लेकिन जल्दी प्रेगनेंसी नहीं। मैं तेज बाइक चलाकर किसी और की बेटी को भगा सकता हूं, लेकिन मेरी बेटी को कोई नहीं ले जा सकता। क्या जबरदस्त डबल स्टैंडर्ड है। लिन यू को आखिरकार हिरासत में ले लिया गया। हालांकि ये चांगकोंग उसकी जमानत कराने के लिए तैयार थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसने जियांगचे से पंगा लिया है, तो वे रुक गए। आखिरकार एक तरफ 100 बिलियन की संपत्ति वाला दिग्गज है और दूसरी तरफ सिर्फ एक बॉडीगार्ड। एक बेवकूफ भी जानता है कि किसे चुनना है। इस समय लिन यू हिरासत केंद्र के सख्त बिस्तर पर बैठा सोच में डूबा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह मेरे सोचे अनुसार क्यों नहीं हो रहा? वह जेल में कैसे आ सकता है? वह आंतरिक ऊर्जा का मास्टर है। उसके पास ईश्वर स्तर की मेडिकल स्किल्स हैं, लेकिन अपनी क्षमता दिखाने से पहले ही वह पकड़ा गया। कुछ तो गड़बड़ है। उसी समय सेल के बाकी लोग उठने लगे। उनका लीडर, जिसके बाल सुनहरे रंगे थे और हाथ पर टैटू था, बोला, अरे तूने क्या किया है? लिनियो चुप रहा। मेरा बड़ा भाई तुझसे कुछ पूछ रहा है। बाकी लोग आगे बढ़े। लिनियो के होठों पर हल्की मुस्कान आई। अब वह अपना जलवा दिखाएगा। 10 मिनट बाद, लिनियो, तूने फिर किसी को मारा और इतनी बुरी तरह घायल किया। यंग मास्टर जियांग सही कह रहे थे। तुझे तो एकांत कारावास में डालना चाहिए। अगर तूने फिर किसी पर हाथ उठाया तो यह सिर्फ सिविल मामला नहीं रहेगा, तू सीधे लंबी जेल जाएगा। लिनियो, उसकी हिरासत 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई। इसने उसे जिंदगी के मुतल्लब पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया। जब वह पहाड़ से नीचे आ रहा था, उसके गुरु ने कहा था, जाओ और अपना रास्ता खुद बनाओ। अपनी किस्मत अपने हाथों और पैरों से लिखो। सच यह है कि अगर सिर्फ हाथ पैर के बल पर रास्ता बनाओगे तो सीधा पुलिस स्टेशन ही पहुंचोगे। आने वाले दिनों में जियांगचे को साफ महसूस हुआ कि ये मेंग्याओ बदल गई है। वह अक्सर उससे बात करने की कोशिश करती है, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। जैसे अभी, जियांगचे, इस बार तुमने परीक्षा में काफी अच्छा किया, बधाई। जियांगचे ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम जैसी टॉपर से कैसे मुकाबला कर सकता हूं? उसकी व्यंग्य भरी बातों से यह मेंग्याओ को बुरा लगा। जियांगचे, तुमने कुछ दिन पहले कहा था कि तुम्हें ट्यूटर चाहिए। क्लास मॉनिटर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। ये मेंग्याओ को उससे बात करने के लिए काफी हिम्मत जुटानी पड़ी थी। हाँ, क्या तुम ये दिखाने आई हो कि तुमने टेस्ट में कितना अच्छा किया? उसकी बातों ने ये मेंग्याओ को चुप कर दिया। यह घमंडी लड़की हमेशा से सिर्फ अपने बारे में सोचती आई है। इसे दूसरों की भावनाओं की परवाह करना कैसे सिखाया जाए? नामुमकिन लगता है। इसे अनुशासन सिखाने की जरूरत है। अपनी पिछली जिंदगी में जियांगचे अपने बॉस का ड्राइवर था और बॉस की पत्नी और घमंडी बेटी उसे हमेशा नीची नजर से देखती थीं। लेकिन अंत में क्या हुआ? क्या वह घमंडी लड़की आखिरकार उसके आगे झुकी नहीं? यंग मिस, इस नौकर का वो मतलब नहीं था। ये नौकर मरने लायक है। ये नौकर फिर आ रहा है। ये बिगड़ी हुई राजकुमारियां बस लाड प्यार में पली होती हैं। इन्हें काबू में रखने के लिए और सख्ती चाहिए। ठीक है, ठीक है, मुझे पता है तुम टॉप 10 में हो। ओके, मैं तो क्लास का सबसे कमजोर छात्र हूं। मुझे तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। मैं तुमसे कैसे तुलना कर सकता हूं? जियांगचे की बातों ने ये मेंग्याओ को और भी दुखी कर दिया। उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। सबसे बड़ी वजह, जिसकी वजह से ये मेंग्याओ जियांगचे को नापसंद करती थी, वह यह थी कि जियांगचे पढ़ाई में बिल्कुल ही कमजोर था। एक टॉप स्टूडेंट होने के नाते उसके अंदर हमेशा से एक तरह का श्रेष्ठता भाव और घमंड रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 95% टॉपर्स के अंदर किसी न किसी रूप में घमंड होता है और वे पीछे रहने वाले छात्रों को नीची नजर से देखते हैं। समझदार टॉपर्स शायद इसे थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उनका यह गर्व छिपता नहीं है। इस जवान लड़की की भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस काफी कम है। वह अक्सर ऐसी बातें कह देती है जो लोगों को चुभती हैं और उसकी आवाज में तिरस्कार साफ झलकता है। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस तुम्हारी पढ़ाई में मदद करना चाहती थी। ये मेंग्याओ ने अपने होंठ कसकर दबा ली। सच तो यह है कि जब उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो वह जियांगचे से उतनी नाराज नहीं थी जितनी दिख रही थी। जियांगचे के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। हे हे, ये मेंग्याओ, तुम्हारा रवैया शुरू से ही घमंडी रहा है। मेरे जैसा साधारण छात्र तुम्हारे लायक नहीं है। मैं भी थक गया हूं। रही बात पढ़ाई की, तो तुम्हें मेरे जैसे खराब छात्र की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियांगचे की बातों ने यह मेंग्याओ को स्तब्ध कर दिया। जियांगचे को इस तरह खुद को गिराते हुए देखकर उसे काफी दुख हुआ। उसी पल जियांगचे अचानक मुड़ा और यू वानेर की तरफ चल पड़ा। यू वानेर! खतरा! जियांगचे से 2 बार किस मिलने के बाद उसके मन पर एक ऐसा निशान पड़ चुका था जो मिट नहीं सकता था। बेशक वह डर था। वह इस आदमी से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। जियांगचे एक चालाक मुस्कान के साथ यू वानेर के पास गया। टीचर यू,
आगे से कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उसकी मुस्कान में साफ खतरे का इशारा था। युवानेर बहुत चालाक थी। उसने तुरंत उसकी चाल समझ ली। यह हरामी असल में मेरे और ये मेंग्याओ के बीच दरार डालना चाहता है। कोई भी समझ सकता था कि ये मेंग्याओ के दिल में अभी भी जियांगचे के लिए कुछ भावनाएं बाकी हैं। लेकिन अब उसने खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर ली थी। अगर जियांगचे की वजह से उसका ये मेंग्याओ के साथ रिश्ता टूट गया तो आगे उसे क्या फायदा मिलेगा? काफी सोचने के बाद युवानेर ने परेशान चेहरा बनाया। हम मेरी इंग्लिश और चाइनीज काफी अच्छी है। मैं तुम्हें ह्यूमैनिटीज पढ़ा सकती हूँ। जियांगचे की आंखें ठंडी थीं और उसने अचानक उसे आंख मार दी। इतनी सी लड़की की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने चालाकी दिखाए। युवानेर और कुछ नहीं बोल पाई। उसे सच में डर लग रहा था कि कहीं वह सबके सामने उसे फिर से किस न कर ले। अब असल में मैं साइंस सब्जेक्ट्स में भी अच्छी हूं। मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूं। जियांगचे का भाव थोड़ा नरम हुआ। तो फिर आगे से मुझे टीचर यू की गाइडेंस पर ही भरोसा करना पड़ेगा। ये मेंग्याओ वहीं खड़ी थी, अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ। जियांगचे को फ्लर्ट करते देख उसकी मुट्ठियां कस गईं। पता नहीं क्यों ये दृश्य उसे बहुत चुभ रहा था। उसके दिल में एक दर्द उठा। लेकिन वानेर तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। जियांगचे, ये मेंग्याओ ने जैसे कोई फैसला कर लिया हो। अगर तुम मेरे जैसी ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सको तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हूं। जियांगचे ने उसे तिरछी नजर से देखा। डिंग, फीमेल लीड ने आपको भविष्य के लिए एक निमंत्रण दिया है। विलेन चयन सक्रिय हो गया है। विकल्प 1, खुशी खुशी स्वीकार करो और सार्वजनिक रूप से कसम खाओ कि तुम खूब पढ़ाई करोगे। विकल्प 2, खामोश रहो और अनजान बनने का नाटक करो। विकल्प 3, सीधे इनकार कर दो और उन्हें पछताने पर मजबूर करो। अब इंतजार किस बात का? जियांगचे ने मन ही मन फैसला किया। विकल्प 3। उसने ये मेंग्याओ को देखा। क्या तुम मुझे अभी भी एक नाकाम छात्र समझती हो? तुम्हें पता है कि मेरे नंबर अच्छे नहीं हैं, फिर भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे कॉलेज में आऊं? उसकी बातों से ये मेंग्याओ घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, लेकिन उसके दिल में पछतावा उठने लगा। उसे लगा कि वह जियांगचे से और दूर होती जा रही है। टीचर यू, एक मैथ का सवाल है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? जियांगचे ने यह मेंग्याओ को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। एक पल के लिए माहौल अजीब हो गया। ये मेंग्याओ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और होंठ काट ली। फिर वह घबराहट में वहां से भाग गई। जब सब चले गए, युवानेर ने हाथ आगे बढ़ाया। पैसे निकालो, मेरी ट्यूशन फीस। मैं इतनी देर से तुम्हें पढ़ा रही हूं और तुम मुझे पैसे भी नहीं दोगे। वह साफ तौर पर पैसों की लालची थी। जियांगचे मुस्कुराया। एक टॉप स्टूडेंट होने के नाते क्या यह तुम्हारा फर्ज नहीं कि तुम एक कमजोर छात्र की मदद करो? उसने फिर से उसकी खुशबू सूंघी और होंठ चाटे। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। पैसे दो, ज्यादा नहीं, बस 300, नहीं 500। जियांगचे हंसा। ठीक है। उसने तुरंत 700 युआन ट्रांसफर कर दिए। उसके लिए पैसे की कोई कीमत नहीं थी। एक और गहरा किस। युवानेर अब लगभग सुन्न हो चुकी थी, या शायद उसे आदत पड़ने लगी थी। जियांगचे समझ सकता था कि वह धीरे धीरे हार मानने वाली है। तुम बहुत बड़े हरामी हो। लड़की के गाल लाल हो गए। क्या हुआ? जो भी हो, तुम्हारा पहला किस में ही था ना? छे, तुम्हें लगता है तुम उसके लायक हो? मेरा पहला किस तो सिस्टर याओ याओ को गया था। युवानेर अब एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने अपना सिलेक्शन पूरा कर लिया है। आपको रिवॉर्ड के तौर पर एंशियंट मार्शल आर्ट्स ताइची मिला है। एंशियंट मार्शल आर्ट्स ताइची एक शक्तिशाली प्राचीन मार्शल आर्ट जो इंटरनल मार्शल आर्ट्स की कैटेगरी में आता है। इससे मास्टर करने के बाद आप टाइची में बहुत ऊंचे लेवल की महारत हासिल कर लेंगे। इशारा। इसे इस्तेमाल करने के बाद आपको डार्क फोर्स की शुरुआती स्टेज, इनिशियल स्टेज की ताकत मिल जाएगी। जियांगचे ने चुटकी बजाई। सही है, लिन्यू अभी डार्क फोर्स की अर्ली स्टेज पर है। मेरे पास अब प्राचीन टाइचिफिस्ट है और मैं भी डार्क फोर्स की अर्ली स्टेज पर हूं। अगर मैं लिन्यू को हरा ना भी सकूं तो कम से कम अब मैं किसी पेड़ से लटक कर कोड़े विप्ट तो नहीं खाऊंगा। स्किल यूज करो। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने कामयाबी से एंशिएंट मार्शल आर्ट्स टाइची को समझ कॉम्प्रिहेंड लिया है। एक पल में टाइची से जुड़ी यादों का एक सैलाब उसके दिमाग में उमड़ आया। इसमें चेन स्टाइल, यांग स्टाइल, वुडंग और लिंगकोंग ताइची जैसे 1 दर्जन से ज्यादा स्टाइल्स आपस में घुले मिले हुए थे। ये सब असली और हाई क्वालिटी मार्शल आर्ट्स हैं, किसी हुनिवान शिंगई ताइजी कुआन जैसे दिखावटी स्टाइल जैसे नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका शरीर भी धीरे धीरे बदल रहा था। एक पुरअसरार, मिस्टीरियस ची उसके अंग अंग में भर गई। ये दिखती नहीं थी, पर इसका वजूद साफ महसूस हो रहा था। यह एहसास बड़ा अजीब था और जियांगचे समझ गया कि इसे ही चीगोंग कहते हैं। उसने अपनी थोड़ी सी ताकत इकट्ठा की और दीवार पर एक हल्का सा पंच मारा। बैंग!
सीमेंट की दीवार पर एक साफ मुक्के का निशान बन गया और इंटरनल फोर्स के असर से उस निशान के चारों तरफ मकड़ी के जाले जैसे क्रैक्स, दरारें आ गई थीं। ये तो हद है। अगर ये किसी को लग गया तो उसका क्या हाल होगा? मुझे, एक विलेन को, अभी और ताकतवर बनना है। जियांगचे ने थोड़ी ठंडी सांस भरी। वो समझ गया कि भले ही वो विलेन है और काफी पावर रखता है, पर आखिरकार मेरी अकेले की लड़ने की काबिलियत, कम्बैट स्ट्रेंथ, अभी कम है। नॉवेल के मुताबिक लिन्यू के पीछे दो बड़े मेंटर्स, गुरु, हैं। एक तो छुपा हुआ डिवाइन फिजिशियन है और दूसरा कभी दुनिया का नंबर 1 असैसिन हुआ करता था। दोनों ही बहुत खतरनाक हैं और लिन्यू का असैसिन मास्टर तो ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के पीक पर है। लेकिन इन दोनों बुजुर्गों का शुरुआत में कोई रोल नहीं है। वो चैप्टर 200 के बाद ही आएंगे और शायद किसी फॉरबिडन एरिया में फंसे हुए हैं। तो मैं आराम से लिन्यू से निपट सकता हूं और जब तक वो दोनों सामने आएंगे तब तक मैं उन्हें एक थप्पड़ में खत्म करने लायक बन चुका हूंगा। जब कुछ करने को नहीं था तो जियांगचे ने नॉवेल के स्क्रिप्ट्स पढ़ना शुरू किए। अपने दुश्मन को जानो तो तुम कभी नहीं हारोगे। ओह, चैप्टर 30 के आसपास लिन्यू को एक गुफा, केव में कोई खजाना मिला था। जियांगचे की आंखें चमक उठीं। उसने वो चैप्टर एक एक शब्द करके पढ़ा ताकि कुछ छूट ना जाए। हांगझोउ के सबर्ब्स में एक पहाड़ी झरने के नीचे एक गुफा है। उसके अंदर किसी बड़े मास्टर की लेगेसी है। वो गुफा हर 6 साल में सिर्फ एक बार खुलती है। साफ था कि ये गुफा लिन्यू के मास्टर्स ने उसके लिए एक फॉर्चुइटस एनकाउंटर, किस्मत का तोहफा, के तौर पर छोड़ी थी। गुफा के अंदर काफी काम की चीजें थीं। वहां एक स्पेशल जेड पेंडेंट था और लाइट बॉडी स्किल्स, तेजी से चलने की स्किल का मैनुअल भी था। जियांगचे ने अपने होंठ लिख किए। क्या मुझे यह मौका चुरा लेना चाहिए? लिन्यू इस वक्त बहुत बेचैन होगा क्योंकि वो गुफा हर 6 साल में सिर्फ एक बार खुलती है और सिर्फ 7 दिन के लिए खुली रहती है। लिन्यू की मौजूदा सजा को देखते हुए वो तो पक्का टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। जियांगचे के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आई। तेरा यह मौका अब मेरा हुआ घर लौटने पर। जियांगचे को उसकी एडॉप्टिव मां ने फिर से गले लगा लिया। पिछली जिंदगी में भी वो ऐसी अमीर लेडीज में काफी पॉपुलर था। मेरा शियाओचे और भी हैंडसम हो गया है। जियांग यूनली खुलकर मुस्कुराई। उसका जियांगचे के लिए प्यार साफ दिख रहा था। जियांगचे बेचारा कुछ बोल नहीं पाया और एक टिश्यू उठाकर अपने चेहरे से उनका ड्रूल साफ करने लगा। उसकी मां असल में कैपिटल, दिल्ली टाइप शहर के एक बड़े खानदान की अमीर बेटी थी। वो बचपन से ही बिल्कुल साफ दिल और मासूम रही है और जियांग युआन से शादी के बाद वो दोनों काफी खुश रहे। उसकी जिंदगी में कभी कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई। शायद सबसे बड़ी मुसीबत तभी आई जब उसने बच्चे को जन्म दिया। वो तो किसी रोमांस नॉवेल की मेरी सू टाइप फीमेल लीड लगती थी। जियांगचे को अपनी मां से कोई शिकायत नहीं थी। भले ही वो थोड़ी अजीब, एक्सेंट्रिक थीं, पर वो दिल की अच्छी थीं। उसी वक्त जियांग युआन भी बाहर आए। उनके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान थी। मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज से हमारा जियांग खानदान सिर्फ 100 बिलियन का नहीं रहेगा। जियांग युआन की आवाज में गर्व था। हनी, क्या हम बैंकरप्ट, कंगाल होने वाले हैं? जियांग यूनली का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। जियांग युआन बेबसी से मुस्कुराए। हम कंगाल कैसे हो सकते हैं? मेरे कहने का मतलब है कि हमारा जियांग परिवार आगे चलकर और भी ऊंचाइयों पर जाएगा। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें उस नई दवाई, ड्रग के बारे में बताया था जो हमारी यूएनचे फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही थी? क्या वो कामयाबी से बन गई है? जियांग यूनली को कुछ याद आया और उसकी आंखें फैल गईं। बिल्कुल, हमारी कंपनी ने कैंसर के इलाज की दवाई पर 10 बिलियन युआन से ज्यादा इन्वेस्ट किए थे और उसमें बड़ी कामयाबी मिली है। फेज वाई क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट्स परफेक्ट आए हैं। वाह, ये तो कमाल है। जियांगचे ने जियांग युआन की बातें सुनी और खामोश हो गया। उसके चीफ फादर की कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और अगर ड्रैगन किंगडम की टॉप कंपनियां देखी जाए तो युआनचे ग्रुप टॉप 10 में आती है। असली स्टोरी में युआनचे ग्रुप ने एंटी कैंसर ड्रग पर बिलियंस इन्वेस्ट किए थे। अगर ये रिसर्च कामयाब हो जाती तो मुनाफा बेहिसाब होता। असल में उन्होंने एक ऐसी दवाई बना ली थी जो 90% कैंसर्स को दबा सकती है और आखिरी स्टेज के मरीजों की जिंदगी बढ़ा सकती है। इसका असर बहुत जबरदस्त है। एक बार ये मार्केट में आ गई तो युआनचे ग्रुप की वैल्यू डबल हो जाएगी। पर मैं तो विलेन हूं, मुझे इसका फायदा कैसे मिल सकता है? कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर ने R&D टीम के साथ मिलकर दवाई का फॉर्मूला चुरा लिया था, जिसकी वजह से जियांग फैमिली के बिलियंस डूब गए थे। इसी हादसे के बाद जियांग खानदान का पतन शुरू हुआ था। अपने अमीर बाप की औलाद वाला स्टेटस बचाने के लिए जियांगचे ने कुछ करने का फैसला किया। डैड, क्या आपको यकीन है कि कंपनी में कोई मॉल गद्दार नहीं है? जियांगचे के सवाल ने जियांग युआन को सोच में डाल दिया। गद्दार? तुम्हारा मतलब? जियांग युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये एंटी कैंसर ड्रग फॉर्मूला एक बड़ा राज है। अगर ये लीक हो गया तो? जियांग युआन ने सर हिलाया। रिसर्च करने वालों की आइडेंटिटी टॉप सीक्रेट है। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है।
कुछ भी पूरी तरह सीक्रेट नहीं होता। मेरा सुझाव है कि आप चुपके से इन्वेस्टिगेशन करें, कंपनी के हर बंदे को चेक करें, खास करके बड़े शेयर होल्डर्स को। जियांगचे का इशारा साफ था। जियांग युआन ने थोड़ी देर सोचा, फिर गंभीरता से सर हिलाया। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। जियांग युआन काफी सीरियस थे। असल में वो भी थोड़े होशियार थे। आखिरकार उन्होंने जीरो से शुरू करके 10 साल में 100 बिलियन की कंपनी बनाई थी। वो बेवकूफ नहीं हो सकते। कंपनी के अंदर उनके अपने जासूस होंगे ही। प्रोटैगोनिस्ट लिन यू का इंटेलिजेंस रिड्यूसिंग ऑनरा सिर्फ मुंह जैसे विलेन का दिमाग खराब नहीं करता, बल्कि पूरे स्क्रिप्ट के हर कैरेक्टर का दिमाग कम कर देता है। लेकिन मैं, जो कि मेन विलेन था, मुझे सबसे ज्यादा कमजोर और दिमाग से पैदल बनाया गया था। शियाओचे, मुझे लगता है तुम्हें कॉलेज में फाइनेंस पढ़ना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद तुम हमारी कंपनी संभालना। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई सक्सेसर ना हो। जियांग युआन थोड़े परेशान लग रहे थे। मैं इंतजार कर रहा हूं कि तुम कब कमान संभालो, ताकि मैं तुम्हारी मां के साथ कुछ सुकून के पल बिता सकूं। जियांगचे ने अपने कंधे उचकाए। वो सिर्फ एक अमीर लड़का बनकर रहना चाहता था, उसे मेहनत नहीं करनी थी। एक विलेन होना, प्रोटैगोनिस्ट की बजाना और साथ साथ लड़कियां पटाना, इससे बेहतर और क्या होगा? कोई अक्लमंद बंदा कंपनी क्यों संभालना चाहेगा? कोई बात नहीं, आप अभी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। आप मुझे एक और भाई या बहन दे सकते हैं। जियांगचे की बात सुनकर जियांग युआन बिल्कुल सुन्न रह गए। मेरा मेन अकाउंट तो खराब हो गया है, तो क्या मुझे सच में नया बनाना पड़ेगा? जियांग युआन बड़े ही होशियार आदमी हैं। जियांगचे के याद दिलाते ही उन्होंने उसी रात कंपनी में अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाकर एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी। कंपनी के चेयरमैन होने के नाते उनका खुफिया नेटवर्क पूरे ग्रुप में फैला हुआ है। जल्द ही उनके हाथ कुछ पक्के सबूत लगे। ली चांग्यू, ये औरत आखिर चाहती क्या है? ली चांग्यू कंपनी की सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और उन पुराने वेटरन्स में से एक है जिन्होंने जियांग युआन के साथ मिलकर इस एम्पायर की बुनियाद रखी थी। पहले तो सब ठीक लग रहा था, पर जब इन्वेस्टिगेशन गहरी हुई तो पता चला कि कई शेयर होल्डर्स के दिमाग में बगावत, रिबेलियन चल रही थी। हे, जियांग युआन के चेहरे पर एक खून खराबा पसंद करने वाला ब्लडथर्स्टी एक्सप्रेशन आया, जो जियांगचे के सामने उनके शरीफ और नरम अंदाज से बिल्कुल अलग था। लगता है अब कंपनी में एक बड़ी सफाई, रीशफल होने वाली है। देर रात का वक्त। लिनियो डिटेंशन सेंटर के टॉयलेट पर बैठा खिड़की से बाहर आसमान को देख रहा था कि अचानक उसकी नजर आसमान में एक लाल रोशनी पर पड़ी। रेड मून आ रहा है। डैम इट, मैं ये कैसे भूल सकता हूं? कल ही वो दिन है जब गुफा, केव खुलने वाली है। लिनियो तुरंत पैनिक हो गया। ब्लड रेड मून निकल आया है, गुफा खुलने वाली है। ये वही जगह थी जिसके बारे में मेरे मास्टर ने बताया था। वहां ऐसे नायाब खजाने हैं जो मुझे और भी शक्तिशाली बना देंगे। और सबसे जरूरी बात, मास्टर ने कहा था कि वहां एक खास जेड पेंडेंट है। सुना है वो पेंडेंट एक शादी के समझौते, मैरिज अग्रीमेंट की निशानी है। वो मैरिज अग्रीमेंट किसी बड़े गुप्त खानदान, रिक्लूसिव फैमिली के साथ है। शादी की बात सुनते ही लिन यूं बेचैन हो गया। अगर इस बार गुफा में नहीं जा पाए तो अगला मौका 6 साल बाद मिलेगा। 6 साल बाद मैं 25 का होऊंगा और मेरी होने वाली बीवी की तब तक शायद शादी भी हो चुकी होगी। ये तो मजाक बन जाएगा। ऑफिसर, ऑफिसर, इमरजेंसी है, प्लीज मुझे बाहर निकलने दो। ऑफिसर, मैं भीख मांगता हूं, बाहर जाने दो। बहुत जरूरी काम है, मेरी मां मर गई, मुझे उनके जनाजे में जाना है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन बचे हैं, मुझे कैसे भी करके बाहर निकलना होगा। पर जेल तोड़ना, जेल ब्रेक, अभी मुमकिन नहीं था। उसे धीरे धीरे ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। शेर। अगली सुबह जियांगचे निकलने के लिए तैयार था। उसने वो मौका, ऑपॉर्चुनिटी चुरा लिया जो लिन यू का था, वो भी वक्त से पहले। जाहिर है जियांगचे बहुत होशियार था। वो अकेला थोड़ी जाएगा। क्या पता वहां कोई ट्रैप, फंदा या ऐसी कोई चीज हो। इसलिए वो अपने साथ लोगों की एक बड़ी फौज लेकर गया, जिनमें ज्यादातर बॉडीगार्ड कंपनियों के लोग थे और कुछ तो प्रोफेशनल डेमोलिशन एक्सपर्ट्स, तोड़फोड़ के माहिर भी थे। डजन्स लोग एक बड़े प्रोसेशन की तरह उस छोटे जंगल में घुस गए। जियांगचे को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, बस इतना पता था कि वो किसी झरने, माउंटेन स्प्रिंग के नीचे है। पर कोई बात नहीं, पूरा पहाड़ छान मारो। जब बहुत सारे हाथ मिलते हैं तो काम आसान हो जाता है। जब उसके लोग पहाड़ ढूंढ रहे थे, जियांगचे आराम से एक कुर्सी पर लेटा पोटैटो चिप्स खा रहा था। ओ, ये मेंग्याओ ने टेक्स्ट किया है। जियांगचे ने थोड़ा हैरानी से मैसेज खोला। हे, मुझे डेट पे ले जाना चाहती है। सॉरी, मैं मना करता हूं। जियांगचे ये मेंग्याओ की सोच अच्छी तरह जानता था। कभी कभी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। अगर आप पीछे हट जाओ तो वो और भी प्रोएक्टिव हो जाती हैं। सीधी बात तो यह है कि इसे ही चिप पैन कहते हैं। दूसरी तरफ रिजेक्ट होने के बाद ये मेंग्याओ अपने फोन को सुन्न होकर देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू भर आए थे। उसने अपने पतले होंठ सख्ती से दबा लिए ताकि वो इतनी टूटी हुई न दिखे।
बार बार रिजेक्ट होने की वजह से उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ रहा था। उसने लड़कों से नफरत करना, मिसोजिनी छोड़ दिया है और जियांगचे के साथ डेट पर जाना चाहती है। पर तुम मुझे ये मौका क्यों नहीं देना चाहते? ये मेंग्याओ का ये हाल देखकर युवानेर के दिल में अजीब कशमकश थी। ये मेंग्याओ सच में अभी भी जियांगचे के लिए फीलिंग्स रखती है। अगर जियांगचे ने बीच में आकर ये मेंग्याओ को अपने प्यार में पागल कर लिया और उसकी मटेरियलिस्टिक लालची साइड सबके सामने आ गई तो वो तो बस सुकून से जीना चाहती थी। जियांगचे हमेशा उसे ही क्यों निशाना बनाता है? वो बुरा आदमी। सिस्टर याओ याओ, उस जर्क बदतमीज के बारे में सोचना बंद करो। चलो कोई मूवी देखते हैं। यू वानेर ने ये मेंग्याओ का हाथ पकड़ा। ये मेंग्याओ का ये बदलाव देखकर यू वानेर थोड़ी पैनिक हो रही थी। क्या होगा अगर ये मेंग्याओ मुझसे नफरत करने लगे और हमारा रिश्ता टूट जाए? फिर तो मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। उसे काम नहीं करना था। उसे तो बस फ्रीलोडर, दूसरों के भरोसे रहने वाली बनकर रहना था। ये मेंग्याओ ने सर हिलाया और वानेर को देखकर मुस्कुराई। फिर उसने उस छोटी लड़की को जोर से गले लगा लिया, क्योंकि उसे वानेर की वो मिल्की सेंट, दूध जैसी खुशबू सबसे ज्यादा पसंद थी। यंग मास्टर, मिल गया। हमें एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा, स्टोन गेट मिला है, लेकिन ये खुल नहीं रहा और हमारे पास कोई चाबी भी नहीं है। उसके कुछ आदमी दौड़ते हुए आए और रिपोर्ट दी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक्सप्लोसिव्स, बम से दरवाजा उड़ा क्यों नहीं देते? जियांगचे ने बड़े सुकून से कहा। सही बात है, भले ही गुफा 6 साल में एक बार खुलती है, पर मैं मेन कैरेक्टर नहीं हूं, तो पत्थर का दरवाजा खुलना मेरे लिए मुश्किल ही होगा। लेकिन क्यों? मेन कैरेक्टर के आते ही दरवाजा अपने आप क्यों खुल जाता है? और जब मैं एक विलन आता हूं तो तुम दरवाजे बंद रखते हो, बिल्कुल नॉवेल्स की हीरोइंस की तरह। जब वो प्रोटैगनिस्ट से मिलती हैं तो पूरी तरह फिदा हो जाती है, पर जब विलन से मिलती है तो उन्हें मर्दों से नफरत होने लगती है। तो हमें थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। बूम! प्रोफेशनल डेमोलिशन टीम के धमाके के आगे वो मामूली सा पत्थर का दरवाजा चिथड़े चिथड़े हो गया। अंदर एक पुरानी गुफा, केव ड्वेलिंग दिखने लगी। तुम लोग पहले अंदर जाओ और चेक करो। अगर कोई जेड पेंडेंट या स्क्रोल दिखे तो ले आओ। जियांगचे ने बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा किया। बॉडीगार्ड्स अंदर गए ही थे कि दर्द से चिल्लाते हुए बाहर भागे। सांप! अंदर जहरीला सांप है। जहरीले कीड़े हैं। आधा मीटर लंबा कनखजूरा, सेंटीपेड है। बॉस, मुझे मिल गया। एक बेहाल बॉडीगार्ड दौड़ते हुए जियांगचे के पास आया और उसके हाथ में एक फटा पुराना स्क्रॉल और एक हल्के पीले रंग का ड्रैगन टेलिस्मन जैड पेडेंट थमा दिया। हम बुरा नहीं है। जियांगचे ने तुरंत अंदर जाने वाले हर बॉडीगार्ड को 1 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए। वैसे भी उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, तो अच्छे मूड में रहने पर थोड़ा इनाम देने में क्या बुराई है? शुक्र है मैं अंदर नहीं गया। जियांगचे के होंठ थोड़े मुस्कुराए। उसने ये सीन पहले ही सोच लिया था। एक विलन के लिए प्रोटैगनिस्ट का मौका चुराना हमेशा मुश्किल होता है। क्या अंदर कुछ और बचा है? जिन बॉडीगार्ड्स को कीड़ों ने काटा था, उन्होंने सर हिलाया। कुछ नहीं बचा। मैंने एक एक फ्लोरबोर्ड ठोका। वहां कुछ नहीं है। उन जहरीले कीड़ों और सांपों के अलावा बस यही 2 चीजें थीं। जियांगचे ने सर हिलाया, फिर अपनी जेब से एक प्लास्टिक का जैड पेंडेंट निकाला, जो उसने पहले से तैयार किया था, और साथ में एक किताब निकाली जिसका नाम था 3 years ऑफ कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 5 years ऑफ सिमुलेशन। इन दोनों चीजों को वहां वापस रख दो और जब जाओ तो दरवाजा रिपेयर करना मत भूलना। एक काम करते हैं, इसे एक इलेक्ट्रॉनिक डोर, डिजिटल लॉक से रिप्लेस कर दो। जियांगचे ने अपनी ठोड़ी सहलाई। वो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लिन यू कभी ना कभी तो यहां आएगा ही। सोचो, तब वो क्या सोचेगा? इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के राज ढूंढो और साइबर लाइफ का मजा लो। वो तो बहुत खुश होगा, है ना? ये सोचकर जियांगचे जोर से हंसने लगा। गुफा से वापस आते वक्त जियांगचे मेबैक की पिछली सीट पर बैठा उस जेड पेडेंट के साथ खेल रहा था। ये हल्के पीले रंग का पेडेंट, जिस पर ड्रैगन का निशान बना था, बड़े ही नफीस तरीके से बनाया गया था और साफ तौर पर एक कीमती एंटीक था। इसे छूने पर यह हल्का गर्म और मखमली स्मूथ फील हो रहा था, जो इंसान को एक अजीब सा सुकून दे रहा था। ब्लड प्लेज ऑफ अलीजेंस, खून से वफादारी का वादा। जियांगचे को प्लॉट से पता चला था कि इस पेंडेंट की स्टोरेज स्पेस को एक्टिवेट करने के लिए खून की बलि देनी पड़ती है। जियांगचे ने अपने दांतों से अपनी उंगली पर एक हल्का सा कट मारा और खून की बूंद उस पेंडेंट पर गिरा दी। एक पल के लिए वो सुन्न हो गया, पर फिर उसे महसूस हुआ कि उसका और उस पेंडेंट का कोई गहरा रिश्ता जुड़ गया है। वो पेंडेंट उसे अब किसी स्कूल बैग की तरह लग रहा था। वो बस अपनी मर्जी, विल से चीजें उसके अंदर भेज सकता था। ये कुछ खास काम का तो नहीं लगता, बस मैजिक ट्रिक्स दिखाने के लिए सही है। स्टोरेज स्पेस अक्सर नॉवेल्स के प्रोटोगोनिस्ट के लिए पैसे कमाने और लेवल अप करने का जरिया होती है, पर जियांगचे के लिए यह काफी नहीं था। पर क्योंकि यह लिन्यू का मौका था,
तो अब ये सब मेरा है। जियांगचे के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने तो पहले ये सोचा था कि अगर पत्थर का दरवाजा नहीं खुला तो वो पूरी गुफा को ही उड़ा देगा। बट ट्रेडिंग ऑन स्नो विदाउट लीविंग अ ट्रेस, बर्फ पर बिना निशान छोड़े चलना, ये एक सीक्रेट लाइटनेस स्किल मैनुअल है जिसे सीखने के लिए इंटरनल स्ट्रेंथ की कल्टीवेशन जरूरी है। इसमें महारत हासिल करने के बाद इंसान बर्फ पर बिना निशान छोड़े चल सकता है और पानी पर भी सैर कर सकता है। नोवेल में लिन यू का एक और नाम है, द बॉय विद लाइट फुटेड कुंग फू। इसी स्किल को मास्टर करने के बाद उसने अपना शो ऑफ वाला सफर शुरू किया था। जब उसने इसमें थोड़ी महारत हासिल कर ली तो उसने सबके सामने पानी पर चलकर एक डूबते हुए बच्चे को बचाया था, जिसे देखकर सब दंग रह गए थे। पर अब उसने अपना सबसे बड़ा शो ऑफ वाला हथियार खो दिया है। जियांगचे ने जल्दी से मैनुअल के पन्ने पलटे और सारी मालूमात दिमाग में बिठा ली। फोटोग्राफिक मेमोरी, सब कुछ याद रखना, होना एक टाइम ट्रैवलर होने का एक छोटा सा फायदा था। जब जियांगचे घर लौटा तो वो कुछ अनजान चेहरों को देखकर हैरान रह गया। शाओचे, तुम आ गए? देखो यहां कौन आया है। बेटा, जो तुमने मुझे कल रात बताया था, मैंने कंपनी वापस जाकर पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई और सच में कुछ मिला। कंपनी के कई बड़े शेयर होल्डर्स मेरे पीछे कुछ खिचड़ी पका रहे थे। अगर हमें पहले पता न चलता तो कंपनी को भारी नुकसान होता। डैम इट, ये एहसान फरामोश अनग्रेटफुल भेड़िए, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ बगावत करने की। भले ही जियांग युआन गुस्सा दिखा रहे थे, पर जियांग चे की तरफ देखते वक्त उनकी आंखों में सिर्फ प्यार था। साथ ही उनके अंदर थोड़ा शो ऑफ करने का जज्बा भी था। ये अंकल वांग लायुन हैं और ये इनकी बेटी यानरान। तुम और यानरान शायद 5-6 साल बाद मिल रहे हो, है ना? जब बाहर वाले मौजूद होते हैं तो जियांग युनली एक बिल्कुल शरीफ और सुलझी हुई लेडी की तरह बिहेव करती हैं। वांग लयुन ने जियांगचे को देखा और सर हिलाया। कितने साल बीत गए हमारी आखिरी मुलाकात को? वो छोटा सा बच्चा इतना बड़ा हो गया है। वांग यानरान, जो सोफा पर बैठी थी, उसने भी जियांगचे को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स एहसास था। जियांगचे हल्का सा मुस्कुराया और बैठ गया। वांग लियुन, जो हानगजो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर हैं, उनका जियांगचे के अडॉप्टिव फादर के साथ भाइयों जैसा रिश्ता है, पर सबसे जरूरी उनकी बेटी है। वांग यानरान, जो इस किताब की फीमेल प्रोटोगोनिस्ट्स में से एक है, एक कूल और थोड़ी अलग थलग रहने वाली, पुलिस वाली। सिस्टर यानरान, काफी वक्त बीत गया। जियांगचे, लॉन्ग टाइम नो सी। वांग यानरान, जो हमेशा निशानेबाज और काफी एफिशिएंट रहती है, इस वक्त थोड़ी शर्मा रही थी। शिंग, शाओचे, आज तुम्हारे अंकल वांग की वजह से ही मैंने उन कॉर्पोरेट जासूसों को पकड़ा है। वांग लियुन ने हंसते हुए कहा। नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। पर बातों बातों में जिक्र जियांगचे और वांग यानरान का होने लगा। जियांग युनली ने वांग यानरान का नरम हाथ थामा और प्यार से बोली, यानरान बेटी, तुम बचपन से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। आंटी, मुझे हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, ये तो मेरे दिल की हसरत बन गई है। जियांग युआन, वांग लेयून, वांग यनरान। आंटी, थोड़ा तो पर्दा रखो, आपको बेटी नहीं, साफ दिख रहा है कि आपको बहू चाहिए। जाहिर है वांग यानरान के पिता होने के नाते वांग लियुन भी अपनी बेटी की शादी की चिंता करते थे। अगर वो जियांग खानदान में शादी कर लेती है तो दोनों परिवारों का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। वांग लियुन ने आह भरी। सही बात है, मेरी रानरान अब 23 की हो गई है, पूरी औरत, पर आज तक कभी किसी रिश्ते, रिलेशनशिप में नहीं रही। बड़ी चिंता होती है। उन्होंने बातों ही बातों में अपनी बेटी का सौदा कर दिया और वांग यानरान का चेहरा लाल हो गया। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? ऊपर से बातें और भी अजीब होने लगीं। मैं जांगचे से 5 साल बड़ी हूं। तो क्या हुआ अगर 5 साल बड़ी हो? अ वुमन 3 years ओल्डर इज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेट फॉर्चून। 3 साल बड़ी बीवी किस्मत चमका देती है। तुम्हारे पास तो पहले से ही 2 सोने की ब्रिक्स हैं। वांग यानरान, उसने ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा था। एक ही वर्ड था दिमाग में, जोंग। अजीब स्लैश ऑकवर्ड। काश मैं यहां ना आई होती। मुझे मुझे आज शाम को काम है, मैं अब चलती हूं। यह कहकर वांग यानरान खड़ी हो गई। शाओचे, यानरान को घर छोड़ाओ। जियांगचे की आंखें थोड़ी सी खुड़ी। ठीक है, क्यूशो। दोनों एक के बाद एक जियांग घर से बाहर निकले। जियांगचे और वांग यानरान साथ साथ चल रहे थे। दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही थी, हालांकि वांग यानरान थोड़ी रिजर्व, खामोश थी। जियांगचे, काफी वक्त हो गया, ये तुम पहले ही बोल चुकी हो। जियांगचे हल्का सा हंसा। उसकी नजर गलती से वांग यानरान पर पड़ी। उसकी मेजरमेंट्स 85-60-85 हैं। कमाल है, पता नहीं ये लड़की क्या खाती है। वो 36 बस्ट साइज तो किसी का भी दम घोंट दे। कहां देख रहे हो? वांग यानरान का चेहरा थोड़ा तमतमा गया। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते वो जियांगचे की नजर कैसे इग्नोर कर सकती थी? उसने मर्दों की आंखों में वो नजर बहुत बार देखी थी, पर जियांगचे की नजर
अजीब तौर पर बुरी नहीं लगी। असल में वांग यनरान को भी थोड़ा पुराना वक्त याद आ गया, क्योंकि उसके दिमाग में जांगचे अभी भी वही छोटा सा बच्चा था जो उसके पीछे पीछे घूमता था। हाथ में इनविटेशन कार्ड ले ये मिंगयाओ जियांग विला एरिया में पहुंची। उसके चेहरे पर काफी उलझन थी। पता नहीं जियांगचे मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी, बड़े होने की रस्म में आएगा या नहीं। वो मुझसे सच में नफरत करने लगा है। ये मिंगयाओ ने अपने होंठ काटे। पर ये और जांग फैमिली के रिश्ते को देखते हुए जांगचे को आना तो चाहिए, है ना? आखिरकार मैं भी तो उसके फंक्शन में गई थी, तो वो मना नहीं करेगा। सच तो यह है कि ये मिंगयाओ के जज्बात अब काफी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। वो जांगचे को सिर्फ एक भाई की तरह देखना चाहती है, पर जब वो उसे इग्नोर करता है तो उसे काफी खालीपन महसूस होता है। उसे लगता है जांगचे अभी भी उससे नाराज है। उसने सोचा है कि वो फंक्शन पर हिम्मत जुटाकर जांगचे के प्यार का जवाब देगी। ये सोचकर उसके चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। कितना एम्बैरेसिंग है। पर जल्द ही एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने ऊपर देखा और उसका चेहरा सुन्न हो गया। जियांगचे और एक औरत हंसते मुस्कुराते हुए जियांग विला से बाहर निकल रहे थे। भले ही वो दूर थी, पर वो देख सकती थी। वो औरत बहुत खूबसूरत थी। एक ऐसी मैच्योर खूबसूरती जो उसकी उम्र की लड़कियों में नहीं होती। और उसका फिगर देखकर ये मंग्याओं को खुद पर थोड़ी जलन महसूस होने लगी। पता नहीं क्यों ये मंग्याओं को वो सीन देखकर काफी गुस्सा आया और उसकी जेलसी जाग उठी। तो वो चुपके से उनके पीछे निकल गई। जब तक वो दोनों जियांगचे की मेबैक में नहीं बैठ गए, तब तक वो पीछे ही रही। बीप! ये मेनग्याओ जासूसी करते हुए पकड़ी गई है। विलेन सिलेक्शन ट्रिगर हो गया है। ऑन ऑप्शन 1, सीधा और साफ, वांग यानरान को तुरंत गाड़ी से बाहर निकाल दो। वांग यानरान फेवरेबिलिटी -10, ये मेनग्याओ फेवरेबिलिटी +10। ऑन ऑप्शन 2, खामोश रहो और शरीफों की तरह वांग यानरान को पुलिस स्टेशन छोड़ाओ। वांग यानरान फेवरेबिलिटी -5। ऑप्शन 3, फुल ऑन चांस मारो, उसका चेहरा लाल कर दो और दिल की धड़कन बढ़ा दो। वांग यानरान फेवरेबिलिटी +10। रिवॉर्ड 10 साल की इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मास्टर होने की वजह से जियांगचे की पांचों सेंसेस हिस्सा काफी तेज हो गई थी। जाहिर है उसने पहले ही नोटिस कर लिया था कि एक छोटी जंगली बिल्ली ये मिंग्याओ उस पर नजर रख रही है, पर उसने कोई शोर नहीं मचाया। होने दो जासूसी। वैसे भी अब तक तो तुम्हारी बेचैनी बढ़ रही होगी। वो ये मिंग्याओ के दिमाग में चल रही हर बात को अच्छी तरह समझता था। रही बात विलन सिलेक्शन की, क्या इसमें कोई चॉइस की गुंजाइश भी है? आंखें बंद करके नंबर 3 चुनो। क्या हम सच में वांग यानरान को गाड़ी से बाहर निकाल दें? वांग यानरान कोई घमंडी अमीर बाप की बेटी नहीं है। और रही बात एक शरीफ इंसान बनने की, वो तो और भी नामुमकिन है। ऑप्शन 3 को देखो, इसे चुनने से फेवरेबिलिटी रेटिंग भी बढ़ रही है। समझ गए? ऐसी ही होती हैं औरतें। और ऊपर से 10 साल की इंटरनल स्ट्रेंथ का रिवॉर्ड। तो फिर मुझे बदतमीज होने के लिए दोष मत देना। सिस्टर यानरान, मैंने अभी अंकल वांग को कहते सुना कि तुम कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही हो। जियांगचे की बात ने वांग यानरान को तुरंत शर्मा दिया। तुम्हें क्या चाहिए? तुम सच में मेरे बॉयफ्रेंड बनने का तो नहीं सोच रहे ना? ओए छोटे बच्चे, वांग यानरान ने एक मजाकिया मुस्कान के साथ कहा। उसकी नजरों में जियांगचे अभी भी वही छोटा लड़का था जो अभी पूरा बड़ा भी नहीं हुआ। यानरान जी, क्या तुम्हें बचपन का वो घर घर प्लेइंग हाउस खेल याद है? जियांगचे की इस अचानक बात ने वांग यानरान के चेहरे को सुन्न कर दिया और अगले ही पल उसका पूरा चेहरा तमतमाकर लाल हो गया। तुम तुम्हें वो अभी तक याद है? जियांगचे बिल्कुल मासूम बन गया। मैं कैसे भूल सकता हूं? आखिरकार मैं उस वक्त सिर्फ 7 साल का था। तुम तुम तुम्हें ये याद रखने की इजाजत नहीं है। इसे भूल जाओ। इसी वक्त भूल जाओ। वांग यानरान का सारा कूल एटीट्यूड गायब हो गया और उसकी जगह बेहिसाब शर्म ने ले ली। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका घर घर खेलना और एक दूसरे को किस करना आम बात है। खासकर वांग यानरान तब प्यूबर्टी से गुजर रही थी और ऑपोजिट सेक्स को लेकर क्यूरियस थी। तो समझने वाले समझ गए। वांग यानरान की जिंदगी में कोई बड़े दाग नहीं है, सिवाय इस एक बात के जिसे सोचकर उसे इतनी शर्म आती है कि उसका दिल करता है खुद को थप्पड़ मारे और अपना सर जमीन में गाड़ ले। चुप रहो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया था। वांग यानरान आज तक इतनी एम्बेरस्ड नहीं हुई थी, पर तुमने मुझे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, दिमागी चोट दी है। जियांगचे का उतरा हुआ चेहरा देखकर वांग यानरान का दिल किया उसे थप्पड़ मार दे। तुम एक नंबर के गधे हो। उसने तो गुस्से में अपनी लोकल भाषा, डायलेक्ट का भी इस्तेमाल कर लिया। वो उन लोगों में से है जो गुस्सा आने पर गाली गलौज पर उतर आते हैं। एक काम करते हैं रान रान, मुझे एक और किस दे दो ताकि मैं वो पुरानी यादें ताजा कर सकूं। यादें गई तेल लेने। मुझे लगता है तुम बस उम जियांगचे ने चांस मार दिया। ऑप्शंस दिखा रहे थे कि वांग यनरान के दिल में उसके लिए अच्छी जगह है। अगर अभी नहीं तो कब? ठीक। मेबैक की खिड़कियां बंद नहीं थीं। ये मिनगयाओ जो थोड़ी दूरी पर थी
उसने ये सीन साफ साफ देख लिया। उस लड़की का दिमाग सुन्न हो गया और वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। यहां तक कि उसके हाथ में पकड़ा इनविटेशन भी जमीन पर गिर गया और उसके दिल की गहराइयों से एक अजीब सा दर्द उठने लगा। ये जलन जेलसी का स्वाद था। उसकी आंखों में अचानक आंसू भर आए। वो समझ गई। एक ही पल में वो जांगचे के लिए अपनी फीलिंग्स समझ गई। पता चला कि ये भाई बहन वाला रिश्ता नहीं था जैसा उसने सोचा था, बल्कि ये प्यार था। पर जियांगचे अब किसी और औरत को किस कर रहा है। उस मासूम लड़की का शरीर कांपने लगा और उसने अपने होंठ इतनी जोर से काटे कि उसके नाखून उसकी खाल में ढंस गए। क्या मेरे लिए सारे मौके खत्म हो चुके हैं? अब शुरू होगा उसका अपने हस्बैंड के पीछे पागल होकर भागने का सफर। यह सीन इतना चुभने वाला था कि ये मैनग्याओ रोती हुई वहां से भाग गई। जाने से पहले उसने जमीन से वो इनविटेशन उठाया, जैसे वो अपने टूटे हुए दिल को समेट रही हो। फ्यू, तुम तुम्हारी किसिंग स्किल्स इतनी अच्छी कैसे हैं? तुमने पक्का पहले बहुत सारी लड़कियों को परेशान किया होगा, है ना? वांग यानरान का चेहरा लाल था और वो जियांगचे को घूर रही थी। भले ही उसने कभी किसी और को किस नहीं किया था, पर उसने दुनिया तो देखी ही थी। जियांगचे का ये प्रो अंदाज साफ बता रहा था कि वो इस खेल का पुराना खिलाड़ी है। जियांगचे अच्छे मूड में था और उसने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। तुम्हारा पुलिस स्टेशन कहां है? हंगझो न्यू डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन, वांग यानरान ने थोड़े चिड़चिड़ेपन से कहा। उसने चुपके से जियांगचे की थाई जांग पर चुटकी भी काटी। हम क्या तुम्हारे पुलिस स्टेशन ने हाल ही में लिन्यू नाम के किसी बंदे को डिटेन किया है? वांग यानरान ने तेवर बदले, फ्राउंड। तुम्हें कैसे पता? वो लड़ाई झगड़े के चक्कर में अंदर है। क्या वो तुम्हारा क्लासमेट है? रान रान, मुझे रान रान मत बुलाओ। जब मैं 7 साल का था। ठीक है, जो बुलाना है बुलाओ, वांग यारान ने हार मानते हुए कहा। जियांगचे हल्का सा मुस्कुराया। एक ही ट्रिक पूरी दुनिया जीतने के लिए काफी है। लिन्यू मुझे मारने वाला है। उसने क्लास के पहले ही दिन मुझे टारगेट किया, पता नहीं क्यों। समझ नहीं आता उसे इतना कॉन्फिडेंस कहां से मिलता है। वांग यनरान ने सर हिलाया। यह तो सच है। लिन्यू ने तो पुलिस स्टेशन आते ही मुझसे भी फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। लिन्यू का पिछले कुछ दिनों का बिहेवियर सच में उसे एक घमंडी और घटिया आदमी दिखा रहा था। हम पाह, कितना गिरा हुआ इंसान है। और ऐसे ही वो दोनों जियांग घर से पुलिस स्टेशन तक रास्ते भर लड़ते रहे। उन्होंने लिन्यू की सारी बुराइयों की लिस्ट तैयार कर दी। अच्छू, ये क्या हुआ? लिन्यू, जो डिटेंशन सेंटर में था, 10 मिनट तक लगातार छींकता रहा। उसकी नाक लाल हो गई। इंटरनल एनर्जी का मास्टर होने की वजह से उसे सर्दी जुकाम होना नामुमकिन था। पक्का कोई मुझे गालियां दे रहा है। 100% वो हरामी जांगचे ही होगा। मानना पड़ेगा, प्रोटोगोनिस्ट की इंट्यूशन, अंदाजा, कमाल की होती है। उसने एक बार में सही गेस कर लिया। पर अब उसके पास इन सब बातों का वक्त नहीं था, क्योंकि गुफा खुल चुकी थी। वो गुफा 6 साल में सिर्फ एक बार दिखती है। अगर ये मौका गया तो पता नहीं कब मिलेगा। ऊपर से वो पिछले 2 दिनों से काफी बेचैन था। उसे लग रहा था जैसे उसने अपनी कोई बहुत कीमती चीज खो दी है। डैम इट, मुझे यहां से बाहर निकलना ही होगा। अचानक उसे किसी की याद आई। उसका मास्टर एक डिवाइन फिजिशियन था, जिसने अपनी जवानी में हर जगह लोगों की मदद की थी और बड़े बड़े अमीरों की जान बचाई थी। अगर उसे सही याद है तो हंगेजो में एक बहुत पहुंच वाला बुजुर्ग रहता है। मुझे एक फोन कॉल करनी है। मुझे किसी को ढूंढना है। लिन्यू फिर से एक्साइटेड हो गया। लिन्यू आखिरकार एक चोजन वन है और उसके पास बहुत सारे ढंग, ट्रिक्स हैं। वो सच में बेल पर बाहर आ गया। कुछ पल ताजी हवा में सांस लेने के बाद लिन्यू की नजर सख्त हो गई। स्कूल बाद में जाएंगे, पहले गुफा, केव ड्वेलिंग ज्यादा जरूरी है। बिना रुके लिन्यू उस पहाड़ी इलाके की तरफ दौड़ा जिसका पता उसके मास्टर ने दिया था। सही सुना, वो दौड़ कर गया। लिन्यू इस वक्त कंगाल है। उसे यह भी नहीं पता कि उसका वॉलेट कब गायब हुआ। आजकल हर जगह क्यूआर कोड पेमेंट चलती है, पर वो मास्टर जो 10 साल से पहाड़ों में तपस्या कर रहा था, उसके दिमाग में शहर की वही पुरानी इमेज थी जो 10 साल पहले थी। वो किसी जंगली से कम नहीं लग रहा था। असल में उसने पहले ये चंगकोंग को कांटेक्ट करके गाड़ी मंगवाने का सोचा था, लेकिन गुफा का यह सफर बिल्कुल राज, सीक्रेसी में होना चाहिए था, क्योंकि यह उसकी अपॉर्चुनिटी थी और वो कोई भी गलती नहीं कर सकता था। वो दोपहर से देर रात तक दौड़ता रहा, जैसे 2 मैराथन पूरी की हों। मैराथन चैंपियन एलियड किपचोगे भी ये देखकर रो पड़ता। डैम इट, आखिरकार पहुंच गए। इतना दूर है, इससे अच्छा तो ये चांगोंग को ही फोन कर लेता। लिन्यू ने गाली दी और अपने जूतों को देखा। सोल घिस चुके थे और अंगूठा बाहर निकल रहा था। इंटरनल एनर्जी का मास्टर होने के बावजूद वो पूरी तरह थक चुका था। लिन्यू झरने, माउंटेन स्ट्रीम के ऊपर पहुंचा और वहां से नीचे कूद गया। 10 मीटर की ऊंचाई इंटरनल एनर्जी मास्टर के लिए काफी थी,
पर उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बड़े आराम से नीचे लैंड हुआ और थोड़ा शो ऑफ भी किया, भले ही कोई देखने वाला ना हो। होली क्रैप! कौन सा गद्दा यहां कील नेल छोड़ गया। मैं बताता हूं क्या हुआ। लिन यू दर्द से अपना पैर पकड़कर बैठ गया। एक लंबी कील ने उसके तलवे सोल को लगभग पार कर दिया था, पर गजब की हिम्मत दिखाते हुए वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। वो धीरे धीरे पत्थर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। पत्थर पत्थर का दरवाजा कहां गया? लिन यू अपनी आंखें फाड़े सामने लगे इलेक्ट्रॉनिक डोर को देख रहा था, बिल्कुल हैरान परेशान। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। लिन यू ने अपना चेहरा इलेक्ट्रॉनिक डोर से चिपका दिया और उसे ध्यान से चेक करने लगा, यहां तक कि उंगली से ठोका भी। कृपया पासवर्ड एंटर करें। एक कंप्यूटर जैसी आवाज ने लिन यू को हैरान कर दिया। डैम इट! लिन मास्टर, क्या आप मेरे मजे ले रहे हैं? अब यहां इलेक्ट्रॉनिक डोर भी लगा दिया। आपने खुद ये सीक्रेट जगह बनाई और कह रहे हो कि हर 6 साल में एक बार खुलती है। वाह! लिन यू ने उस इलेक्ट्रॉनिक डोर को हल्के में लिया और मुट्ठी भींची। उसने दरवाजे पर एक जोरदार पंच मारा। आह! एक ऐसी चीख निकली जैसे किसी जानवर को जबह किया जा रहा हो। यह दरवाजा इतना सख्त क्यों है? मैं इंटरनल एनर्जी का मास्टर हूं। डिफेंस तोड़ना नामुमकिन था। मुक्के के झटके से उसकी उंगलियां सुन्न हो गई थीं। अगर सीधा हमला फेल हो गया तो दिमाग लगाना पड़ेगा। पासवर्ड क्या होगा? लिन्यू के पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो शरीफों की तरह पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करने लगा। बीप! कृपया 3 सवालों के जवाब दें। जवाब देने के बाद दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। लिन्यू हंसा। उसकी हंसी में घमंड और कॉन्फिडेंस साफ था। भले ही उसने पहाड़ों में सख्त ट्रेनिंग की थी, पर पढ़ाई लिखाई में वो पक्का एक टॉप स्टूडेंट था। पूछो जो पूछना है। सवाल 1, 3 बार जोर से चिल्लाकर कहो, मैं एक कुत्ता हूं, और 3 बार कुत्ते की तरह भौंको, बार्क। तेरी तो ओल्ड मैन लिन! लिन यू ने जोर से गाली दी। ऐसा बदतमीजी भरा सवाल पक्का वही बूढ़ा लिन ही कर सकता है। ओल्ड मैन लिन, मुझे पता है ये आपकी हरकत है। आप मुझे सुन रहे हैं ना? मेरे साथ खेलना बंद करिए। मैं पीछे नहीं हटने वाला। लिन यू ने अपनी बाहें, आर्म्स लपेट लीं। काफी अकड़ दिखा रहा था, और ऐसे ही वो 10 मिनट तक हवा से बातें करके दिमाग लड़ाता रहा। लिन यू का सब्र अब खत्म हो रहा था। हे ओल्ड मैन लिन, आप सच में मुझसे कुत्ते की तरह भौंकवाएंगे, बार्क? क्या? प्लीज रिप्लाई तो कीजिए। ठीक है, मैं ये दुश्मनी याद रखूंगा। मैं एक कुत्ता हूं, मैं एक कुत्ता हूं, मैं एक कुत्ता हूं, वुफ वुफ वुफ। लिन यू ने लगभग दांत पीसते हुए ये कहा। बीप! अब दूसरा सवाल सुनिए। हमें अपना सबसे गहरा राज, सीक्रेट बताइए। लिन यू ने कंधे उचकाए। ओल्ड मैन लिन, आपको तो पता ही है, आप ही तो मेरे साथ थे जब हम पड़ोसी गांव की विडो वैंग को नहाते हुए ताक रहे थे, और अब मुझसे ही गेम खेल रहे हो। बीप! अब तीसरा सवाल सुनिए। सवाल 3, कृपया पाई पाई की वैल्यू उसके 10,000 डेसिमल प्लेसेस तक जोर से पढ़कर सुनाइए। लिन्यू, क्या? 10,000 डेसिमल प्लेसेस? थोड़ी तो इंसानियत रखो। पर आखिरकार लिन्यू को असलियत के आगे झुकना पड़ा। उसने अपना फोन खोला और पाई पाई का वो लंबा पैसेज पढ़ना शुरू किया। हे, बस 10,000 डिजिट्स पढ़ना ही तो है। 3.1415926। 2 रातें बीत गईं। तीसरे दिन की दोपहर। लिन्यू अभी भी पढ़ रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह ओवरलोड हो चुका था। डिंग! बधाई हो, आपने सारे ट्रायल्स कामयाबी से पूरे कर लिए हैं। दरवाजा खुल गया है। इलेक्ट्रॉनिक डोर खुल गया। लिन्यू की आंखों से आंसू निकल आए। वो रो रहा था। गुफा के अंदर एक पत्थर की टेबल पर सिर्फ एक गोल्डन जेड पेंडेंट और एक नीले बैंगनी रंग की किताब रखी थी। 5 years ऑफ कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 3 years ऑफ मॉक एग्जाम्स। क्या ये मार्शल आर्ट्स मैनुअल है? उसने किताब उठाई। ये तो मैथ है। अब तो साफ था, उसे उल्लू बनाया गया है। आखिरी पेज पर लिखा था, मेरे बच्चे, इल्म, नॉलेज, किस्मत बदलता है। मारपीट छोड़ो और किताबें पढ़ो, और लड़कियों के पीछे मत भागो। लिन यू बिल्कुल सन्न रह गया। पता नहीं क्यों उन किताबों के बीच अपने मास्टर की वो सीख पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सच में उसने मारपीट की वजह से जेल की हवा खाई, और उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मुझे बहुत दुख हो रहा है, दिल कर रहा है रो दूं। क्या मुझे सच में मार्शल आर्ट्स छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए? लेकिन अगर मैं कल्टीवेट नहीं करूंगा तो मैं ताकतवर कैसे बनूंगा? भले ही मास्टर लिन शॉटियन अक्सर गैर जिम्मेदार रहते हैं, पर वो अपनी खुद की कल्टीवेशन को लेकर हमेशा सीरियस रहे हैं। जब मास्टर ने कह दिया तो मैं उनका हुक्म जरूर मानूंगा। लिन्यू ने ठंडा होकर सोचा, और उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर वाकई बहुत गुस्सा है, और वो बात बात पर लोगों को पीटने लगता है। उसे अपनी ये आदत बदलनी ही होगी। हालांकि उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर मास्टर की बातों से उसे काफी हौसला मिला। फिलहाल के लिए
मैं अपनी इंटरनल मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग रोक रहा हूं। असली शक्ति तो मन को शांत करने में है। उसी वक्त जियांगचे अपने बिस्तर पर चौकड़ी मारकर बैठा था। जो लाइटनेस स्किल उसे उस दिन मिली थी, जियांगचे ने सिर्फ एक रात में उसकी बेसिक्स सीख ली थी। उसका टैलेंट वाकई कमाल का था। मैं अब किसी चिड़िया की तरह हल्का महसूस कर रहा हूं। सीधी बात बोलूं तो मुझ में अब इतनी एनर्जी है कि मैं एक सांस में 18 फ्लोर्स चढ़ सकता हूं बिना पसीना बहाए। थोड़ी देर बाद जियांगचे ने अपनी आंखें खोली और एक ठंडी सांस भरी। गुफा में लिन यू के लिए जो बातें लिखी थीं, वो बेशक इसी ने लिखी थीं। आपस की ये लड़ाई झगड़ा बंद करो। अभी मुझे तुम्हें थोड़ा और रोल करना है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स एग्जाम्स आने पर अपने हॉस्टल रूम्स में पागलों की तरह पढ़ाई करते हैं। उसी वक्त जियांगचे के फोन पर एक मैसेज आया। ओह, लिन्यू की बेल हो गई। पुफ्ट, तू सच में कुत्ते की तरह भौंक रहा है। हाँ हाँ, विडो वांग को नहाते हुए ताकना, ये तो कमाल है। जाहिर है वो इलेक्ट्रॉनिक गेट लगाने वाला असली मास्टरमाइंड जियांगचे ही था। हंसी रुकने के बाद जियांगचे के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक गहरी, सोच भरी नजर ने ले ली। उसने पहले ही सोच लिया था कि लिन्यू से बदला कैसे लेना है। जियांगचे स्कूल वापस पहुंचा। उसने नोटिस किया कि ये मेंग्याओ पूरी सुबह बस अपने होमवर्क में डूबी रही। इस लड़की को कहीं कोई सदमा तो नहीं लग गया? तभी उनका होमरूम टीचर जूयोंग अंदर आया। अगला पीरियड कोई क्लास नहीं होगी, पूरा स्कूल प्लेग्राउंड में जमा होगा। लिन्यू की सेल्फ क्रिटिसिज्म मीटिंग है। जूयोंग का चेहरा साफ बता रहा था कि वो खुश नहीं है। लिन्यू का मामला इतना बड़ा होने के बाद उसकी ग्रेड डायरेक्टर वाली नौकरी अब खतरे में थी। पूरी क्लास में बातों का सिलसिला शुरू हो गया। जूयोंग के जाने के बाद जियांगचे ने अपनी ठोड़ी से हिलाई और एक शैतानी मुस्कान दी। फिर उसने ल्यूटी और वांग जेंग को अपने पास बुलाया। यंग मास्टर जियांग, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? यंग मास्टर जियांग, मैं और मंकी ल्यूटिए आपके हर ऑर्डर के लिए तैयार हैं। जियांगचे ने थोड़ी रूखी नजर से एक यूएसबी ड्राइव निकाली। इसे लो। जब मीटिंग शुरू होगी और लिन्यू पूरे स्कूल के सामने माफी मांग रहा होगा, तो ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाकर इसे चला देना। इसमें लिन्यू के कुत्ते की तरह भौंकने की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। समझ गए? वांग जेंग और ल्यूटिए की आंखों में कमी नहीं चमक आ गई। हे, हम दोनों भाई बुरे काम करने में तो माहिर हैं। यंग मास्टर जियांग, आप बेफिक्र रहें, काम बिल्कुल साफ और तेजी से हो जाएगा। जियांग चे हल्का सा हंसा और उन दोनों को दूर जाते हुए देखने लगा। मैंने सोचा नहीं था कि ये चीज इतनी जल्दी काम आ जाएगी। शोशक, जल्द ही शिलान मिडिल स्कूल के प्लेग्राउंड में मीटिंग शुरू हुई। ये मीटिंग असल में लिन यू की थू थू करने के लिए रखी गई थी। अगर लिन यू ने सिर्फ किसी को मारा होता तो इतना बड़ा तमाशा नहीं होता। पर बदकिस्मती से पुलिस इन्वॉल्व हो गई, जिसकी वजह से स्कूल की रेपुटेशन पर बात आ गई। ऊपर से उसी दिन बड़े ऑफिसर्स स्कूल की चेकिंग पर आए हुए थे, तो लिन यू अली का बकरा बन गया। अगर ये चांगकोंग ने थोड़ा जोर न लगाया होता तो लिन यू कब का स्कूल से निकाल दिया गया होता। लिन यू जब स्टेज पर गया तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। पूरे स्कूल के सामने माफी मांगना उसके लिए डूब मरने जैसा था, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाता। शिलान मिडिल स्कूल में इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं जिन्हें उसे पटाना है, वो ऐसे कैसे हार मान लेता? इस वक्त ये मेंग्याओ क्लास मॉनिटर होने के नाते सबसे आगे वाली लाइन में खड़ी थी और उसकी नजर बार बार जियांगचे पर जा रही थी। जैसे ही वो जियांगचे को देखती, उसे कुछ दिन पहले वाला सीन याद आ जाता, जब जियांगचे उस अनजान औरत को किस कर रहा था। वो पिछली कई रातों से सोई नहीं थी और जलन ने उसका बुरा हाल कर रखा था। हवा में जलन की बू साफ महसूस हो रही थी। उस दिन के बाद जब उसने वांग यानरान को देखा, जो इतनी खूबसूरत थी और जिसका फिगर इतना एक्सेजरेटेड था, उसे खुद पर शर्म आने लगी। वांग यानरान कम से कम 36 ही थी, जबकि ये मेंग्याओ के पास तो बीकअप भी नहीं था। वो बस दो छोटे स्टीम्ड बंस जैसी थी। उसे काफी इंफीरियर फील हो रहा था, इसलिए आज उसने अपने कपड़ों के नीचे थोड़ी एक्स्ट्रा पैडिंग पहनी थी। पर अब जियांगचे उसे एक नजर देखने को भी तैयार नहीं था। क्या सच में वो जियांगचे जो 6 साल से मेरे पीछे पड़ा था, अब मुझे पसंद नहीं करता? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। लिन्यू लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे पोडियम पर पहुंचा। सबके सामने उसका पब्लिक एग्जीक्यूशन हो रहा था। लिन्यू जैसा घमंडी प्रोटैगोनिस्ट इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था। पर फिर उसे मास्टर की सीख याद आई। पहाड़ से नीचे आने का मकसद ही यही था कि वो आम दुनिया में रहकर अपने दिल को शांत करे। सही है, गुस्सा मत करो। आखिरकार एक सुनहरी मछली कोई आम मछली नहीं होती। उसने कागज उठाया और जोर से पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम लिन्यू है। मैंने कुछ दिन पहले शिलान मिडिल स्कूल में ट्रांसफर लिया था, पर मारपीट की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। बिल्कुल एक स्टैंडर्ड माफीनामा। इसी बीच स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में ब्रॉडकास्टिंग करने वाले स्टूडेंट्स को बुरी तरह बांध दिया गया था।
ल्यूटी और वांग जेंग कमीनी मुस्कान के साथ खड़े थे। छोटे बच्चे, थोड़ी देर के लिए अपना ये रूम हमें उधार दे दो। काम होने के बाद तुम्हें खोल देंगे। बस ऐसे नाटक करना जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर बड़े सर पूछें तो कह देना तुम्हें वॉशरूम जाना था। तुम्हें पता ही है ल्यूटी और मेरा बैकग्राउंड क्या है। अगर हांगजो में रहना है तो हमारी बात मान लो। वो स्टूडेंट्स डर के मारे सर हिलाने लगे। हे यूएसबी ड्राइव इंसर्ट की गई और फिर पूरे प्लेग्राउंड के लाउडस्पीकर्स पर आवाज गूंजने लगी। लिन्यू अपनी बात जारी रखते हुए बोला, मैं ल्यूटी और वांग जेंग से दिल से माफी मांगता हूं। मैं कसम खाता हूं कि मैं अब किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अब मैं कसम लेता हूं, मैं एक कुत्ता हूं, मैं एक कुत्ता हूं, मैं एक कुत्ता हूं। वुफ वुफ वुफ। लाउडस्पीकर से आने वाली आवाज ने लिन्यू की बात बीच में ही काट दी। और वो आवाज किसी और की नहीं, खुद लिन्यू की थी। एक ही पल में पूरा कैंपस सन्न हो गया, क्योंकि वो पूरी आवाज लिन्यू की ही थी। तो ट्रांजिशन बिल्कुल असली लग रहा था। स्टेज पर खड़े लिन्यू का चेहरा अचानक पत्थर जैसा हो गया। ये आवाज मेरी आवाज से इतनी मिलती जुलती क्यों है? रुको, ये तो मेरी ही आवाज है। उसे याद आया कि कल उसने गुफा के इलेक्ट्रॉनिक डोर के सामने क्या क्या कहा था, पर यह ऑडियो यहां कैसे पहुंच गया? लिन यू बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। स्टेज पर खड़े खड़े उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लाउडस्पीकर से आवाज अभी भी बरस रही थी, मैं एक कुत्ता हूं, मैं एक कुत्ता हूं, वुफ वुफ वुफ। जब मैं छोटा था तो मैंने पड़ोसी गांव की विडो वांग को नहाते हुए भी ताड़ा था। अब और बर्दाश्त नहीं होता। ऑडियंस में बैठे हजारों स्टूडेंट्स अपनी हंसी और एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहे थे। ये चल क्या रहा है? ये तो सेल्फ क्रिटिसिज्म मीटिंग होनी थी ना। ये कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहा है? पड़ोसी विडो वांग को नहाते हुए ताड़ना? मानना पड़ेगा बॉस, बंदे में दम है। चलो मेलन सीड्स खाते हैं, तमाशा बड़ा जबरदस्त है। भाई, इस बंदे को पक्का फंसाया गया है। पता नहीं इसने किससे पंगा लिया है। अबे पूछने वाली बात है, पक्का यंग मास्टर जियांग होंगे। मैंने सुना है जब लिन्यू ने ट्रांसफर लिया था तभी उसने जियांगचे से पंगा लिया था। अब जियांगचे जैसा बंदा क्या उसे छोड़ेगा? लिन्यू का तो सोशल डेथ हो गया। अगर मैं इसकी जगह होता तो शर्म के मारे आसमान में घूमते हुए निकल जाता। लिन्यू, जो स्टेज पर खड़ा था, वाकई बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड था। हजारों आंखें उसे मजाक उड़ाते हुए देख रही थीं। उसका दिल कर रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो बहुत घमंडी था और इस हालत में उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी बीच स्कूल लीडर्स को थोड़ी देर बाद होश आया कि क्या हो रहा है और एक सूट पहना हुआ आदमी पोडियम पर आया। उसने लिन्यू के हाथ से माइक्रोफोन छीन लिया। लिन्यू, ये क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम्हारी सेल्फ क्रिटिसिज्म मीटिंग है, पागलपन करने की जगह नहीं। इस अचानक फटकार ने लिन्यू को पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। आपको दिख नहीं रहा कोई मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है? ये किसी ने पहले से प्लान किया है। लिन्यू ने चीख चीख कर समझाने की कोशिश की, लेकिन स्कूल लीडर्स ने उसे बिल्कुल रूखेपन से देखा। वो अच्छी तरह जानते थे कि लिन्यू के साथ मजाक हुआ है, पर अब जो माहौल था, लिन्यू को ही बलि का बकरा बनना था, क्योंकि गलती तो उसकी ही थी ना शुरुआत में। तुम्हें लगता है तुम सही हो? वापस जाओ और 10,000 वर्ड्स का माफीनामा लिखो। लिन यू अब और कंट्रोल नहीं कर पाया। वो मिजाज से थोड़ा अनरुली था और पहले ही काफी जिल्लत हो चुकी थी। अगर वो और सहता तो वो निंजा टर्टल बन जाता। तुम लिन यू गुस्से में फटने ही वाला था कि स्कूल लीडर की एक बात ने उसके गुस्से को थूकने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें स्कूल में रहना है या नहीं? लिन यू गुस्से से कांपने लगा। उसके पास इतनी ताकत होने के बावजूद वो बिल्कुल बेबस था। बहुत घुटन महसूस हो रही है। क्रंच क्रंच। लिन्यू की भिंची हुई मुट्ठियों से हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आई। मुझे फंसाया गया है। अब तक लिन्यू को समझ आ गया था कि वो गुफा जहां वो गया था वो नकली थी। वही तो उसके मास्टर के पास इलेक्ट्रॉनिक डोर कैसे हो सकता था? और अंदर 5 years ऑफ कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 3 years ऑफ सिमुलेशन जैसी किताब, और ऊपर से वो अजीबोगरीब पासवर्ड वाले सवाल। कोई तो है जो मेरे मजे ले रहा है। गुफा के असली खजाने भी पक्का किसी और के हाथ लग गए होंगे। डैम इट, कौन है जो मेरे साथ खेल रहा है? अचानक उसके दिमाग में जियांगचे का चेहरा आया। क्या वो हो सकता है? पर यह नामुमकिन है। उसे कैसे पता चला कि मैं उस सीक्रेट केव में जाने वाला हूं? वो नहीं हो सकता। पर यह पक्का स्कूल का ही कोई बंदा है। लिन्यू ने अपना दिमाग बहुत दौड़ाया, पर उसे जियांगचे के अलावा कोई और दुश्मन याद नहीं आया। हाँ, जियांगचे, तुमने खुद अपनी मौत का रास्ता चुना है। चाहे जियांगचे ने उसे फ्रेम किया हो या नहीं, वो जियांगचे से इसका बदला जरूर लेगा। ये मेंग्याओ ने पूरी सुबह खुद को दिमागी तौर पर तैयार किया। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई। वो चलकर जियांगचे के पास गई और उसकी डेस्क पर एक इनविटेशन कार्ड रख दिया। जियांग, जियांगचे, महीने के आखिरी में मेरी 18वें बर्थडे सेलिब्रेशन है। ये तुम्हारे लिए इनविटेशन है। मैं पिछले साल तुम्हारे फंक्शन में गई थी। तुम मना तो नहीं करोगे ना?
ये मेंग्याओ की बातों ने जियांगचे के निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। कमिंग ऑफ एज सेरेमनी, जियांगचे ने उस इनविटेशन कार्ड पर एक नजर डाली और हल्का सा हंसा। नॉवेल में ऐसा एक प्लॉट वाकई है। ये मेंग्याओ की 18वीं बर्थडे वाली रस्म। इसे वो मोड़ माना जाता है जहां ये मेंग्याओ और लिन यू पहली बार एक दूसरे के करीब आते हैं। उस फंक्शन के दौरान एक दूसरे खानदान की लड़की ने जलन की वजह से ये मेंग्याओ के ड्रिंक में अफ्रोडिजिक मिला दिया था ताकि वो सबके सामने एम्बेरसिंग हरकत करे। ड्रग्ड होने के बाद ये मेंग्याओ की तबीयत बिगड़ने लगी। तभी लिन्यू वहां आता है और अपनी डिवाइन मेडिकल स्किल्स एक्यूपंक्चर से कुछ ही देर में ये मेंग्याओ को ठीक कर देता है। इसके बाद ये मेंग्याओ का रवैया अपने बॉडीगार्ड लिन्यू के लिए काफी नरम हो जाता है। पर जियांगचे की नजर में ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। जब सामने परोसी हुई थाली मिल रही है तो खाते क्यों नहीं? लिन्यू की आंखों में ये मेंग्याओ को लेकर जो लालच था वो साफ दिखता है। हम दोनों मर्द हैं, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। जियांगचे, ये मेंग्याओ ने धीरे से आवाज दी। उसे डर था कि कहीं जियांगचे फिर से मना करके उसे शर्मिंदा ना कर दे। दूसरी तरफ लिन्यू ये देखकर डर गया। उसके चेहरे की खाल कांप रही थी। ये मेंग्याओ की कमिंग ऑफ एज सेरेमनी? मैं ये मेंग्याओ का बॉडीगार्ड हूं, फिर भी ये चांगकोंग ने मुझे इनविटेशन क्यों नहीं दिया? ओह, शायद मुझे अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी है अभी। ये सोचकर कि उसे पक्का चुपके से वेन्यू के अंदर भेजा जाएगा, लिन्यू का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। वैसे भी ऐसे फंक्शंस में हर तरह के लोग आते हैं और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत होते हैं। वो वहां किसी देवता की तरह प्रकट होगा और सबको शॉक कर देगा। ये सोचते ही लिन्यू के होंठ थोड़े टेढ़े होकर मुस्कुराने लगे। ये मेंग्याओ के इनविटेशन पर जियांगचे ने बस सर हिलाया, एक अजीब सा जवाब देते हुए। बेशक वो ये मेंग्याओ के फंक्शन में जाएगा। कमिंग ऑफ एज सेरेमनी है, मुझे मदद तो करनी ही होगी तुम्हें एक असली एडल्ट बनने में। जियांगचे का दिमाग थोड़ा टेढ़ा चलने लगा और वो ये मेंग्याओ को घूर कर देखने लगा। हम्म, ये लड़की एक साइज बड़ी हो गई है क्या? ओह नहीं, 2 साइज बड़ी। असली शियाओलोंग बाओ अब मिल्क स्टीम्ड बंस बन चुके हैं। पैडिंग, पैड। जियांगचे के पास कोई अल्फाज नहीं थे। ये मेंग्याओ वाकई एक बिगड़ी हुई प्रिंसेस थी। काफी कॉम्पिटिटिव हैं ये लोग। ये मेंग्याओ वाकई बहुत खूबसूरत है। उससे एक जवान ताजगी आती है और उसकी बॉडी फ्रेग्रेंस यूवानियर से बिल्कुल अलग है। अगर रेटिंग देनी हो तो ये मेंग्याओ कम से कम 95 पॉइंट्स डिजर्व करती है। इंटरनेट की भाषा में कहें तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो कितनी फ्रेग्रेंट होगी। अंदर से इतना थरकी होने के बावजूद उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। वो बिल्कुल कोल्ड ऑन द आउटसाइड, वार्म ऑन द इनसाइड वाला रोल प्ले कर रहा था। तुम अब जा सकती हो, मैं बाद में आऊंगा। उसकी आवाज बिल्कुल रूखी थी, जैसे वो लोगों को दूर रखना चाहता हो। ये मेंग्याओ कुछ और बोलना चाहती थी, पर उसके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। उसकी आंखें जियांगचे पर टिकी थीं। भले ही जियांगचे आने के लिए मान गया था, फिर भी उसे थोड़ा दुख क्यों हो रहा था। मैं स्कूल गेट से बाहर निकला। लिन्यू ने जियांगचे का पीछा किया। हे जियांगचे! जियांगचे मुड़ा और उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आई। लिन्यू, पिछली बार तुमने मौका गंवा दिया। क्या इस बार फिर से मार खाने का इरादा है? अगर तुमने हाथ उठाया तो मैं सीधा पुलिस को फोन करूंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। जियांगचे की घमंडी बातों ने लिन यू को इतना गुस्सा दिलाया कि उसने अपने दांत पीस ली। पहाड़ से नीचे आने के एक हफ्ते के अंदर ही उसने इतनी जिल्लत झेली थी जितनी पिछले 20 सालों में नहीं झेली। उन्होंने एक बागी और पागल ड्रैगन डॉक्टर को जबरदस्ती एक निंजा टर्टल बना दिया था। जियांगचे, मैं यहां तुम्हें मारने नहीं आया। मैं बस तुमसे यह पूछना चाहता हूं, क्या तुम हाल ही में शीशांसिनी के एरिया गए थे? जियांगचे ने सर हिलाया। हां, गया था। क्यों, क्या हुआ? इतनी ईमानदारी भरी बात सुनकर लिन यू बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। क्या तुम कभी वहां झरने के नीचे गए हो? क्या वहां अंदर कोई गुफा है? जियांगचे ने फिर से सर हिलाया। हां, इसमें क्या बुराई है? लिन यू को अचानक चक्कर आने लगे। यह कैसे हो सकता है? जियांगचे को कैसे पता चला कि वो गुफा मेरी सीक्रेट जगह होनी चाहिए थी? लिन शॉटियन ने साफ कहा था कि उस गुफा के बारे में सिर्फ हमें पता है। जियांगचे को कहां से खबर मिली? क्या खबर लीक हो गई है? क्या तुम कभी उस गुफा के अंदर गए हो? लिन यू ने घबराहट में पूछा। जियांगचे ने कंधे उचकाए। जाहिर है गया हूं। उस गुफा का पत्थर का दरवाजा बहुत ही मजबूत था। मुझे एक प्रोफेशनल डेमोलिशन टीम बुलानी पड़ी उसे उड़ाने के लिए। लिन्यू को यह सुनकर लगभग दिल का दौरा ही पड़ गया। तो यह सब जियांगचे की हरकत थी। अंदर की चीजों का क्या? क्या सारे खजाने तुम्हारे पास हैं? खजाना? कौन सा खजाना? वो एक खजाना है। क्या तुम्हें वहां अंदर कोई स्क्रॉल्स या ऐसी कोई चीज मिली? और कोई जेट पेंडेंट? लिन्यू ने बेचैनी से पूछा। स्क्रॉल? हां, मैंने एक पुराना स्क्रॉल तो देखा था। जियांगचे की बातों ने लिन्यू को एक उम्मीद दी। कहां है वो? वो मेरा है, अभी मुझे दो। वो गुफा हमारे खानदान की विरासत है। ओह! गुफा में काफी ठंड थी,
तो मैंने आग जलाने के लिए उस स्क्रॉल का इस्तेमाल कर लिया। लिन यू का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसने यकीन ना करते हुए पूछा, क्या तुमने उसे जला दिया? हाँ, जो चीजें बेकार की हैं उन्हें जला नहीं देना चाहिए। लिन यू को इतना गुस्सा आया कि उसकी सांस अटकने लगी। वो सीधा जियांगचे की तरफ लपका। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मेरी चीजें मुझे वापस करो। किसने कहा था उन्हें जलाने को? तुम्हें पता भी है वो कितनी कीमती थी। लिन यू ने जियांगचे का कॉलर पकड़ने की कोशिश की, पर जियांगचे अब वैसा नहीं था जैसा कुछ दिन पहले था। लिन यू इंटरनल स्ट्रेंथ का मास्टर है, और अब जियांगचे भी वही था। लिन यू को यह देखकर झटका लगा कि वो सामने वाले बंदे के आगे बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा है। इसका जोर मुझसे ज्यादा है। हिडन स्ट्रेंथ? लिन यू कुछ कदम पीछे हटा, जियांगचे को घूरते हुए। अभी कुछ दिन पहले तक यह बंदा सिर्फ एक आम इंसान था, एक ऐसी चींटी जिसे मैं एक थप्पड़ में मसल सकता था। एक हफ्ता भी नहीं हुआ और ये इतना कमाल का कैसे हो गया? तुमने ये कैसे किया? लिन यू का हाथ थोड़ा सुन्न हो गया था और उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अचानक उसे कुछ याद आया। एक छुपी हुई गुफा। जियांगचे गुफा के अंदर गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वहां के खजाने ने जियांगचे को सिर्फ कुछ ही दिनों में इंटरनल एनर्जी का मास्टर बना दिया? यह सोचकर ही लिन यू के होश उड़ गए। इंटरनल स्ट्रेंथ कोई ऐसी चीज नहीं है जो इतनी आसानी से मिल जाए। ये इंटरनल मार्शल आर्ट्स का हिस्सा है। यहां तक कि उसने खुद 6 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स शुरू की थी और 10 साल से ज्यादा लग गए इंटरनल स्ट्रेंथ की पहली स्टेज तक पहुंचने में। ऐसा कौन सा चमत्कार है जो किसी को कुछ ही दिनों में इतना ताकतवर बना दे? यह नामुमकिन है। क्या मतलब हिडन स्ट्रेंथ या 8 तरह की ताकत? ये क्या फालतू बातें कर रहे हो? जियांगचे ने अनजान बनने का नाटक किया। वो स्क्रॉल, तुमने पक्का उस स्क्रॉल की सीक्रेट टेक्निक्स सीखी हैं। तुम्हें वो अभी भी याद होंगी, है ना? लिन यू एक्साइटेड हो गया। क्या तुम गधे हो? जियांगचे ने लिन यू का हाथ झटक दिया। अब स्कूल गेट के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स रुककर तमाशा देख रहे थे और बातें कर रहे थे। आज सुबह की मीटिंग के बाद लिन यू की इज्जत शिलान मिडिल स्कूल में पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी थी। यहां तक कि पड़ोस के जूनियर हाई स्कूल तक लिन यू का नाम पहुंच गया था। पर लिन यू को इस वक्त इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जियांगचे, वो स्क्रॉल तुम्हारे किसी काम का नहीं है। बेहतर होगा तुम मुझे दे दो। ओह, मैंने स्क्रॉल तो जला दिया, पर उसके अंदर जो कुछ भी था वो सब मेरे दिमाग में है। जियांगचे मुस्कुराया और अपने सर की तरफ इशारा किया। तुमसे सीधा भिड़ने का क्या मजा? जब मैं तुमसे कमजोर था तब मैं डरता और झिझकता था। अब जब मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा ताकतवर हूं तो मैं जोर से हमला करूंगा। क्या चोजन वन, तुम तो बस एक तमाशा हो। जहां तक जियांगचे को पता था, लिन यू का सबसे बड़ा सहारा उसके 2 मास्टर्स थे, जो इंटरनल स्ट्रेंथ से भी ऊपर के लेवल के मास्टर्स थे। हालांकि वो शुरुआत में नहीं आएंगे, इसलिए नहीं कि वो आना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो किसी सीक्रेट रियलम में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल सकते। जियांगचे, स्क्रॉल में जो लिखा था वो लिखकर मुझे दे दो, और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये मेरे परदादा की निशानी है। लिन यू ने पूरी कोशिश की नरम बनने की, पर उसके माथे की उभरी हुई नसें बता रही थीं कि वो अंदर से कितना जला हुआ है। हाँ हाँ, एक बार मुझे डैड बोलो तो शायद बता दूं। ओह नहीं, मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक कुत्ते हो। हा हा हा। लिन यू आग बबूला हो गया। वो सच में पागल हो गया था। उसके दांत बज रहे थे। तुम तुम बहुत उड़ते हो। अचानक उसे एक और चीज याद आई। वो जेड पेंडेंट कहां है? क्या गुफा वाला पेंडेंट भी तुम्हारे पास है? जेड पेंडेंट? जियांगचे धीरे से हंसा और फिर जादू की तरह अपने हाथ में एक पुराना सा जेड पेंडेंट दिखाया। देखो। लिन यू की आंखें तुरंत उस पेंडेंट पर टिक गईं और उसने बिना सोचे समझे उसे छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, पर जियांगचे ने उसे पीछे खींच लिया। जैसे ही उसने वो पेंडेंट देखा, उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से कोई आवाज कुछ कह रही हो। यही वो पेंडेंट है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, एक ऐसी चीज जो मेरी असलियत से जुड़ी है। ये मेरी चीज है, मुझे दो। क्या तुम भरी सड़क पर लूटपाट करना चाहते हो? सब देखो, ये बंदा चोरी कर रहा है। जैसे ही जियांगचे चिल्लाया, लिनियो तुरंत शांत हो गया और जियांगचे के सामने जमकर खड़ा हो गया। असल में वो जियांगचे के हाथ में उस जेड पेंडेंट को घूर रहा था। वो बिना पक्के प्लान के कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जियांगचे भी एक मार्शल आर्टिस्ट है जिसके पास इंटरनल स्ट्रेंथ है, और लगता है वो मुझसे कमजोर नहीं है। क्या होगा अगर लड़ाई में मेरा पलड़ा भारी ना रहा? ऊपर से इतने सारे लोग हैं और सबकी नजरें हैं। अब धीरे धीरे ही रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये धमकी देकर लिन्यू मुड़ा और चला गया। हो! जियांगचे ने अपने हाथ में उस पेंडेंट के साथ खेला। उसका मखमली और गर्म एहसास काफी अच्छा था। रही बात लिन्यू के बदले की, बिल्कुल चिंता नहीं। शुरुआत में लिन्यू सिर्फ अपने दम पर था, या फिर उन कनेक्शंस के भरोसे
जो उसके मास्टर ने छोड़े थे। लिन्यू ने ज्यादातर अपनी स्किल्स चुपचाप खुद ही डेवलप की थी, इसलिए शुरुआती स्टेज में किसी खतरनाक बूढ़े के अचानक प्रकट होने की कोई फिक्र नहीं है। जब तक लिन्यू को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाता, तब तक कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाओ, और जब पूरी तरह ताकतवर हो जाओ, तब उसे मसल दो। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर तुम्हें इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो 60 कमेंट्स कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं हो।